साथ ही साथ हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो लर्निंग होता है इसमें कौन कौन सा नियम हम यूज करते हैं लर्निंग करने के लिए, ठीक है। और लर्निंग करने के कौन कौन से सीक्वेंस है, हमें किस सीक्वेंस में लर्निंग करना चाहिए, और कुछ प्रिंसिपल हम यूज वगैरह करते हैं लर्निंग के लिए। तो हम आज की क्लास में लर्निंग से रिलेटेड इसके कौन कौन से नियम है, सीक्वेंस क्या है इसका, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल कौन यूज करते हैं, ठीक है। टीचिंग के लिए आपका प्रिंसिपल अलग होता है, टीचिंग के लिए आपके नियम अलग होते हैं, टीचिंग का आपका सीक्वेंस अलग होता है, पर लर्निंग का जो सीक्वेंस होता है, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो इसके लॉज होते हैं, ये आपके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये पिछले क्लास के बारे में देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आपका जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होता है, ये होता है क्या है, यानी जो हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है किसके वजह से, एजुकेशनल की वजह से। फिर अगर हम इसका स्टडी करते हैं, यानी कि जो बिहेवियर चेंज हमारा एजुकेशनल के वजह से हो रहा है उसका अगर हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दो इसके मेन फैक्टर थे, कौन कौन से थे आपके, एक तो आपका इंट्रोस्पेक्शन था, दूसरा आपका था ऑब्जर्वेशन। इसके दो ये मेन फैक्टर है जिसके जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, साइकोलॉजी क्या क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो साथ ही साथ इसमें ये बताया गया था कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसका हमने एजुकेशन में इसलिए यूज किया जिसके वजह से जो हमारा टीचिंग प्रोसेस है या फिर हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको हम इम्प्रूव कर सके, इसको हम बेटर बना सके। इसलिए हमने क्या किया, हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज किया, ठीक है। ये पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो लर्निंग क्या होता है, कोई बताएगा लर्निंग किसे कहते हैं? कोई भी, लर्निंग किसे कहते हैं? प्रेम सर, कोई भी? लर्निंग किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही है। भावना मैम, सारिका मैम, शिवानी मैम, हाँ जी सारिका मैम। हेलो सर। हेलो। हाँ मैम, लर्निंग किसे कहते हैं? लर्निंग जो होता है वो सीखने से है कि अगर हमें कोई न्यू चीज सीखनी है या नया नॉलेज लेना है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो जो, हाँ मैम ठीक है, कंटिन्यू। बाकी जो बोल नहीं रहे ना, म्यूट करके रखे अपने आप को। इसमें जो हम सीखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई भी पर्सन है, किसी के बिहेवियर में अगर परिवर्तन लाया जा सकता है या चेंजेस लाया जा सकता है, उसमें कुछ कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टर्म होते हैं जिनसे, जैसे अगर हम आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है अगर आपके क्लास में, तो आप हमें कितना भी सिखा लो, हम नहीं सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तब तक हम उसको पढ़ाने के लिए, मतलब हमारा जो टीचर होता है वो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो हम बच्चों को सीखने की तरफ मोटिवेट करते हैं। जैसे हम उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी कंपटीशन रख दें कि आप ये करोगे तो हम आपको ये चीज मिलेगा। तो इस टाइप से हम उनको सीखने की तरफ प्रेरित करते हैं। तो ये होता है लर्निंग, और इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो होता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपको ये बताया गया है कि जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर किसके वजह से मॉडिफिकेशन हो रहा, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपके ट्रेनिंग की वजह से, यानी जो आपका ट्रेनिंग की वजह से, आपके एजुकेशन की वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से, अगर आपका बिहेवियर कैसे भी करके चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज होने का जो प्रोसेस है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको लर्निंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे क्या है, लर्निंग का प्रोसेस, जिसमें क्या होता है आपका स्किल की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, आपके एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, आपके वजह से क्या होता है, आपके लाइफ में क्या होता है, चेंजेस आते हैं, क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है जी, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है जीवन की, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट है, इस पूरा करने का जो प्रोसेस होता है, तो हम इसको भी लर्निंग के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे क्या मेंशन है, तीसरे नंबर पे मेंशन है कि जो आपका जो बिहेवियर है, क्या है, जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सीक्वेंस के फॉर्म में। कैसा होता है आपका, रेडीमेड, क्या होता है, रेडीमेड,
यानी जो तैयार किया हुआ क्रमबद्ध है, उसके वजह से, आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपके लाइफ में बिल्कुल मॉडिफिकेशन हो रहा, आपके बिहेवियर में क्या हो रहा, मॉडिफिकेशन हो रहा, तो हम उसको लर्निंग के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, आपका नॉलेज हो, आपका स्किल हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, जिसके वजह से जो आपका बिहेवियर है उसके अंदर अगर मॉडिफिकेशन आ रहा, तो हम उसके प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, हम उसके बोल सकते हैं लर्निंग। क्या कह सकते हैं, लर्निंग। हाँ, अगर यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करता तो चेंज, स्टडी ऑफ चेंज इन बिहेवियर के साथ जाते हैं, पर यहाँ पे आपसे बस लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, चेंज इन बिहेवियर या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो आपका लर्निंग है क्या चीज है। तो लर्निंग आपका बस, आप हम कह देते हैं ना कि हम चीजों को सीख रहे हैं, हम चीजों को जान रहे हैं, तो बस जानना ही सीखना नहीं कहलाता आपका। आप चीजों को बस क्या कर लेते हो, जान जाते हो। तो इसमें आपका प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि नॉट नोइंग इज द नॉट इज लर्निंग, यानी कि जो आप कहते हो कि मैं ये जानता हूँ, ठीक है, ये सीखना नहीं होता, ये आपका लर्निंग नहीं होता। आज किसी वस्तु के बारे में जानते हो, किसी मटेरियल के बारे में जानते हो, तो हम इसको लर्निंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक आपका कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। कैसे प्रोसेस आपका एक कंटिन्यूअस, साथ ही साथ कैसे आपका डायनेमिक है। क्या है, डायनेमिक है। आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो हमेशा उसको डायनेमिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। हमेशा आपको गतिशील एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसके वजह से क्या होता है, पूरे क्लास का एक तरह से डेवलप होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जो लर्निंग हो चाहे टीचिंग हो, आपका ये क्या चीज होता है, आपका कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस होता है। बस आपको जानना ही लर्निंग नहीं कहलाता, आपको उसके बारे में जानना है, सीखना है, सब कुछ इसके अंदर, लर्निंग के अंदर आपका सब कुछ आ जाता है। ये आपका कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, चाहे डायनेमिक प्रोसेस आपका, ठीक है। ये आपको कंटिन्यू चलता रहता है। आप हमेशा छोटे से बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, जब तक आप मर नहीं जाते, कंटिन्यूस आपका किसी न किसी के फॉर्म में आपके अंदर आता ही रहता है लर्निंग। आप कभी स्किल के माध्यम से सीखते हो, किसी के से आप सीखते हो, कभी ऑब्जर्व करके सीखते हो, किसी इवेंट के थ्रू आप सीख जाते हो, या फिर कोई मैसेज आया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो उसके थ्रू आप कुछ ना कुछ लर्निंग सीख जाते हो, ठीक है। फिर कैसा चीज हो गया आपका, ये है आपका कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? ये पेपर में आपसे पूछा जाता है कि लर्निंग क्या आपका, लर्निंग आपका कंटिन्यूअस और डायनेमिक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, कुछ सीक्वेंस वगैरह भी पूछा जाता है पेपर में कि लर्निंग की क्या सीक्वेंस होता है, ठीक है। सीक्वेंस होते हैं, आपसे ये ऐसे ऑप्शन में आपको दे देगा ABCD के फॉर्म में, और आपसे पूछेगा इसका सही सीक्वेंस क्या है, लर्निंग का सही सीक्वेंस क्या है, तो आपको बताना पड़ता है उसमें कि इसमें से सबसे पहले क्या आएगा। तो लर्निंग के सबसे पहले स्टेप में आता है आपका क्रिएट द नीड्स, यानी सबसे पहले आपको पता ही नहीं है कि आपकी नीड्स आपके पास है नहीं है, जब तक आप किसी नीड्स को आप क्रिएट नहीं करोगे, ठीक है। जैसे सपोज को आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको पता ही नहीं कंपटीशन क्या है, अगर आपकी वैकेंसी निकल ही नहीं रही, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आवश्यकता बना, आपको पता ही नहीं वैकेंसी निकल रही, आपको पता ही नहीं है आपको जॉब करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। या फिर किसी तरह से अगर गेम आपके कॉलेज में हो रहा है, आपको पता ही नहीं गेम हो रहा है क्या है, क्या चीज नहीं है, आपको, आपके पास कोई नीड है ही नहीं, आप जिसको आप क्रिएट कर ही नहीं रहे हो, आप अपनी लाइफ में किसी तरह से गोल बना ही नहीं रहे हो। जब आपके सामने कोई गोल ही नहीं है, कोई नीड्स नहीं है, तो आप कैसे बढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट द नीड। जो आपकी आवश्यकता है उसको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है। क्या करना है, क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के बाद आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, उसको गैदर इंफॉर्मेशन, उसके बारे में आपने क्या किया, जानकारी इकट्ठा किया। क्या किया आपने, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया, आपकी जो नीड है उसको क्या किया, आपने क्रिएट किया, उसको आपने बनाया। बनाने के बाद आपने क्या किया, सेकंड प्रोसेस में आपने उस नीड को प्राप्त करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, उस इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, इकट्ठा किया। क्या किया, उसको आपने जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, गैदर इन्फॉर्मेशन, तो गैदर इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। मान लिया जैसे अगर आपको सीक्वेंस ऑफ लर्निंग के बारे में सीखना है, तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो जो जानकारी है उसको इकट्ठा करना क्या होता है, गैदर। गैदर मतलब इकट्ठा करना। चलो जितना सर कनेक्ट हो रहे हैं इतना मैं कुछ क्वेश्चन आपसे। हाँ, तो पहले क्या था, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, ये गैदर इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो यहाँ पे क्या आपका
सबसे पहले जब आपको नीड, आपके लाइफ में कोई टारगेट है ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप नीड को क्या करोगे, क्रिएट करोगे, आपकी आवश्यकता क्या है, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तरह से आपको अपनी नीड को क्या करोगे, क्रिएट करोगे, क्या करोगे, क्रिएट करोगे। अगर आपने नीड्स को अपनी क्रिएट कर लिया, अपने लाइफ में गोल बना लिया है, आपको सेकेंड चैप्टर ही पढ़ना है, चाहे पहला चैप्टर ही पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट ही पढ़ना है, तो फिर उसके बारे में क्या करोगे, एक तरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, आपको अगर इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होगा कि आप इस गोल को कैसे प्राप्त करोगे, इसको कैसे स्टार्ट करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलने के लिए कौन से नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप फेलियर हो जाओगे तो उसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक तरह से जानकारी आप इकट्ठा करोगे, ठीक है। और इकट्ठा करने के बाद उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है आपका, एक्टिविटीज। क्या है, एक्टिविटीज। आपने यहाँ पे तो नीड बना लिया, उसको क्रिएट कर लिया, आपने इन्फॉर्मेशन भी कर लिया। अब आप चाहोगे ना कि आप अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक्टिविटी करो, क्या करो, एक्टिविटी करो, आप काम करोगे। जैसे सपोज करो आपने आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, तो आपने क्या किया, वहां पे फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भरने के बाद अपनी इकट्ठा किया नॉलेज की कैसे करेंगे, आगे प्रोसेस कैसा होगा, हम इसके बीच में कैसे चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, तो आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया। अब उस कंपटीशन को आप बीट करने के लिए या कंपटीशन को सिलेक्ट होने के लिए चाहते हो आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई करोगे ना, एक तरह से लर्निंग करोगे, एक्टिविटी करोगे कि आप एक्टिविटी कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, कौन सी एक्टिविटी करोगे जिससे आपका जो टारगेट है, चाहे लर्निंग भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उस लर्निंग को सही मेथड से कैसे करोगे, तो उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे। तो तीसरा स्टेप हो गया आपका एक्टिविटी। और चौथा आपका गोल अचीव्ड, यानी कि आप लास्ट में क्या करोगे, गोल को प्राप्त कर लोगे, क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से थोड़े से गेम के बारे में देखा जाए, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, आपके एनएसटीआई में गेम वगैरह हो रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या देखोगे कि मेरा जो यहाँ पे गेम तो हो रहा है, पर गेम तो बहुत सारे होंगे ना, कई टाइप के होंगे, आपको वॉलीबॉल खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, तो सबसे पहले देखो आप एक सेलेक्ट करोगे कि आपको बैडमिंटन खेलना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करोगे कि मेरा जो कंपटीशन है इलेक्ट्रीशियन के साथ है, वायर और किसके साथ है, कंप्यूटर साइंस के साथ है, हार्डवेयर के साथ है, किसके साथ कंपटीशन है, तो एक तरह से नॉलेज इकट्ठा करोगे। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका फाइनल गेम होगा, तो जो आपका टारगेट है आप उसको प्राप्त कर लोगे। तो ये आपकी जो लर्निंग है, आपकी ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये आप लर्निंग में भी यूज कर सकते हो, मतलब लर्निंग का आपका ये सीक्वेंस है। पेपर में आपसे पूछा जाता है, इसको सही, इस सीक्वेंस को आप सही से अरेंज करो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब हम देख लेते हैं कुछ हमारे लॉ ऑफ लर्निंग होते हैं जो यूज होते हैं। बाकी ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये किसके थे, आपके थॉर्नोई के थे। इसके अलावा भी 7 8 और भी है इसके अलावा, ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो ये 8 है, ये मैक्सिमम सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। किसके हैं आपके, ये आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है पेपर में कि लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था, तो किसने दिया था लॉ ऑफ लर्निंग? हाँ जी सर, थॉर्नडाइक ने। हाँ, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है किस देश के साइंटिस्ट थे ये थे, किस देश के साइंटिस्ट थे आपके? अमेरिका। हाँ, तो ये आपके थॉर्नोई का, फिर आपके बीएफ स्किनर जो थे, ये आपके अमेरिकन थे। क्या थे आपके? अमेरिकन। जबकि पाउलो कहाँ के थे? आपके रशियन थे। और जो आपके इसके कोलर साहब थे, वो आपके कहाँ से थे? जर्मनी के। तो आपके जर्मन के थे। तो आपको पता भी होना चाहिए, नाम आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका है लॉ ऑफ रेडिनेंस, यानी इसको अगर हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको तैयारी का नियम भी बोलते हैं और तत्परता का नियम भी बोलते हैं। यानी कि ये नियम आपसे ये कहता है कि जब तक ट्रेनेज जो है वो तैयार नहीं है सीखने के लिए, जब तक जो ट्रेनेज है तैयार नहीं है सीखने के लिए, तब तक आप उन्हें सिखा नहीं सकते हो, ठीक है। आप उन्हें सिखा नहीं सकते हो जब तक उनका मन नहीं है सीखने के लिए, वो आप उनसे सिखा नहीं सकते हो। यार मैं म्यूट कर रहा हूँ, फिर अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक ट्रेनिंग आप जिसको सिखा रहे हो, अगर वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, बंदा सीख नहीं सकता, ठीक है। तो रेडिनेंस का नियम आपका यही कहता है, ठीक है, कि जब आप ट्रेनिंग को सिखा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिखाना है। आप उसको सिखाने के लिए आपको क्या करना है? मोटिवेट करना है। क्या करना है? आपको मोटिवेट करना है। अगर मोटिवेट हो गया तो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम इसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? हम इसको करते हैं प्रिपरेशन में। कहाँ पे यूज करते हैं? प्रिपरेशन में। एक और होता है लॉ ऑफ पर्पज, यानी उद्देश्य का नियम। हम उसको भी कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन में करते हैं। अब दूसरा नियम है आपका एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी का नियम। क्या है? एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी का नियम। हम इसको यूज करते हैं एप्लीकेशन में, यानी कि जो चीज हम पढ़ते हैं अगर हम उसको बार बार प्रैक्टिस करें तो हम उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी का नियम, ठीक है, जिससे हमारा रिटेंशन पावर क्या होता है? बढ़ जाता है। और तीसरा यहाँ पे इफेक्ट का नियम, यानी जो चीज आपको पसंद है
आप उस चीज को अच्छे से करोगे, जो आपको पसंद नहीं है आप उसको अच्छे से नहीं करोगे। तो इफेक्ट का नियम यही कहता है, जो चीज आपको पढ़ने में अच्छा लगे, प्लेजर महसूस करोगे, आप उसको बार बार करोगे। जो चीज पढ़ने से आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, आप उसको कम पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और मेंशन आपका डिपोजिशन या फिर एटीट्यूड का नियम। इसके बारे में बताओगे कोई कि ये क्या होता है आपका, इस नियम में क्या होता है? हाँ जी सर। इस नियम में यही होता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है लर्निंग के प्रति। जैसे होता है ना कि एटीट्यूड जो होता है ना, मतलब कि आपका सीखने के प्रति कैसा झुकाव है, कुछ इस तरह ना। कोई और? पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, कोई और बताएगा? हाँ जी, कोई और बताएगा? इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ये है लॉ ऑफ मेंटेलिटी, ठीक है। लॉ ऑफ मेंटेलिटी में क्या होता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है। मान लिया एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन में मतलब जैसे मान लिया एक नॉर्मल एग्जांपल अगर हम ले, मान लिया एक बंदा है जिसको जॉब वगैरह नहीं मिल रही, तो वहां पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो मेंटेलिटी कैसी है उसकी, अगर उसकी मेंटेलिटी जो है वो पॉजिटिव होगी तो हो सकता है वो कुछ अच्छी चीज सीख के कुछ अच्छा कर जाए। बट ऑन द अदर हैंड अगर जो दूसरा है वो क्या करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो उसकी जो लर्निंग होगी वो बहुत ही खराब होगी, वो उतनी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। ये होता है जिसको हम हिंदी में अगर देखा जाए, हाँ सर, मतलब जो मतलब किसी भी कार्य को हम बार बार करते हैं सर, उसको अच्छे से सीख लेते हैं सर, ये होता है ना एक्सरसाइज। नहीं, वो तब हाँ वो आपका एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी में आता है आपका। ये जो तीसरा नियम है ना आपका, सॉरी ये दूसरा नियम जो है आपका, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है आपका, ठीक है। हम अभी बात करें डिपोजिशन या फिर एटीट्यूड, इसको वो हिंदी में बोलते हैं मनोवृत्ति का नियम, या फिर बोलते हैं इसको अभिवृत्ति का नियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिस कार्य के प्रति, ठीक है, जिस कार्य को सीखना चाहते हैं ना, ठीक है, वो अगर हमारे अनुकूल है, अगर हमारे अकॉर्डिंग है, तो हम उसमें अपना ज्यादा एफर्ट दिखाएंगे। अगर हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो हम उसमें अपना एफर्ट थोड़ा सा दिखाने में थोड़ा सा कंजूसी करेंगे, हम उसमें अपना एफर्ट नहीं दिखा पाएंगे। वो हमारे बीच में एक तरह से बैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा? बैरियर का काम करेगा। यानी जो हमारे अनुकूल है इसके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे, यानी बोलते हैं इसको अभिवृत्ति या फिर मनोवृत्ति का नियम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आपके सामने अगर प्रॉब्लम आता है, क्या आता है, प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप अपना अलग अलग रिस्पॉन्स दोगे। कुछ अपना रिस्पॉन्स दोगे जिससे आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, तो आप उस रिस्पॉन्स को बार बार दोगे। कुछ रिस्पॉन्स अगर दोगे जिससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, तो उस रिस्पॉन्स को आप थोड़ा सा कम करोगे। क्यों? आप चाहते हो प्रॉब्लम दूर हो जाए। वैसे भी इसको आप अलग भी अप्लाई कर सकते हो आप लर्निंग में, यानी कि आपसे अगर कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक है, तो आप कुछ रिस्पॉन्स दोगे जो आपको सीखने के लिए ज्यादा मददगार है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो उस रिस्पॉन्स को आप बार बार करोगे। तो जो रिस्पॉन्स आपके सीखने में आकर से बैरियर का काम कर रहा है, तो रिस्पॉन्स आप कम दोगे। यानी कि ये मल्टीपल रिस्पॉन्स ऐसा होता है, इसमें आप एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देते हो। जो आपके लिए यूजफुल होता है वो रिस्पॉन्स आप ज्यादा देते हो, जो आपके लिए यूजफुल नहीं होता उसका रिस्पॉन्स आप कम देते हो। अब तीसरे नंबर पर यहाँ पे पार्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो इसमें क्या होता है, कोई बताएगा इसमें क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। क्या कहते हैं इसको? आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या होता है, हाँ, यहाँ पे आपको नाम से मेंशन है क्या, पार्टिकल, यानी कि आप एक तरह से क्या कर सकते हो, चीजों को डिवाइड करते हो। क्या करते हो? चीजों को डिवाइड करते हो। यानी कि अगर एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर आप उसको पूरी किताब दे दो पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पर उसको अगर 2-3 भाग में डिवाइड करके देते हो, छोटा छोटा एक यूनिट देते हो, आज थोड़ा सा उसको पढ़ा दिया, कल थोड़ा सा पढ़ा दिया, तो अपना पूरा एफर्ट दिखाएगा। और ये भी हो सकता है उस चीजों को बारीकी से अच्छे से समझ जाए वो, ठीक है। तो ये चीज आपका कौन सा कहता है? ये आपका कहता है आंशिक क्रिया का नियम। क्लियर है क्या सर? दोबारा से समझाइए एक बार। इसको दोबारा बताना। हाँ, इसमें कहता है आंशिक क्रिया का नियम। थॉर्डॉइक साहब ने कहा इसके बारे में कि एक आपके सामने माना एक छोटे से बच्चा है, ठीक है, आप या फिर चलो छोटे बच्चे को छोड़ दो, आप समझो एक बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है। क्या है? प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को आपने क्या किया, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके उसको आपने प्रेजेंट किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस पूरी समस्या को, उस पूरी प्रॉब्लम को बच्चा समझ लेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अगर आप उसे कहोगे कि उसे आप बताओगे 2-2 4 होता है, ठीक है, अगर आप उसे बताते हो कि 2-2 4 होगा, तो शायद उस बच्चे को 4 के बारे में पता ही ना हो कि 4 क्या होता है, ठीक है। पर अगर आप बताओगे, उसके सामने कुछ खिलौने रख दोगे, आप क्या करोगे? खिलौने रख दोगे। अब बताओगे ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो क्या होगा, वो चीज को अच्छे से समझ लेगा। पर आपने बता दिया 2 और 2 4 होते हैं, तो शायद उसको पता ही ना हो 4 क्या होता है। पर आपने क्या किया, छोटे छोटे डिवाइड कर दिया, उसके सामने अपने 4 अलग अलग खिलौने रख दिए, और फिर वहां से आप काउंट किया आपने 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ से उस बच्चे को पता चल जाएगा 4 क्या होता है। पर अगर आप स्टार्टिंग में उससे सीधे बोल देते कि 2 2 4 होता है, तो शायद उसे पता नहीं चलता। तो शायद आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्लियर है सर? आपने हिंदी में क्या बोला था इसको, किसका नियम? हाँ, इसको हम बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। ओके सर। ठीक है, अभी आगे आगे आपको मिल जाएगा, इसका हिंदी में मैंने लिखा है, तो मैंने पहले कहा था तो इसको मैंने बता दिया। ठीक है, और लास्ट पे आपका यहाँ पे एनालॉजी, पर कभी कभी इसका आपका किस नाम से आता है, एसिमिलेशन के नाम से आता है। ठीक है, तो इसका नाम है आपका अनुरूपता का नियम। क्या बोलते हैं इसको? अनुरूपता का नियम, या फिर हम बोलते हैं इसको आत्मसाज। आपने सुना होगा क्या? आपने एक चीज सुना होगा, एक तो अनुरूपता भी बोलते हैं इसको, समायोजन भी बोलते हैं, आत्मसाज का नियम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आत्मसाज का नियम भी बोलते हैं। कोई बताएगा इसमें क्या होता है? सर, पास्ट के एक्सपीरियंस से हम कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते। ठीक है, तो मैंने इसमें एग्जांपल ये बताया था, माना सामने टीचर है, आपको क्लास में पढ़ा रहा है, उसने 4 प्रिंसिपल, माना ये 5 प्रिंसिपल बताया उसने। ठीक है, तो मैं उसके पास गया, मैंने सर से पूछा कि सर मुझे ये मल्टीपल रिस्पॉन्स वाली ये जो आपने लो बताया था, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो सर ने मुझे समझा दिया, मैं वापिस आ गया। अब दोबारा वहां पे प्रेम सर गए, तो उनके सामने उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन रखा टीचर के सामने कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया। तो टीचर समझ जाएगा कि ये प्रॉब्लम मैं पहले बता चुका हूँ, यही प्रॉब्लम इन बच्चों को भी आ रहा है। ठीक है, यानी सेम प्रॉब्लम आपके अगर सामने आता है तो आपने पास्ट में कैसे बताया था, कि उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने कैसे बताया था, तो उसको समझ के प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है आप उसको दूर कर सकते हो। ठीक है, क्यों? ये दोनों आपके एनालॉजी है, एक दूसरे समरूप है। ठीक है, तो आप अपने पहले अगर सामने अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको आप एनालिसिस करोगे, क्यों? बिल्कुल प्रॉब्लम आपकी मिलती जुलती है, सेम है, तो उसका आप सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। और लास्ट वाला तो आपको पता ही है, लास्ट वाला तो आपको पता ही है, आपको ये एसोसिएशन के नियम बोलते हैं। हम इसको यूज क्या करते हैं? हम इसको करते हैं प्रेजेंटेशन में, यानी कि इसको कभी कभी हम इसको विचार के नियम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विचार के नियम। जैसे कि मतलब कोई सर, मतलब कोई भी स्टूडेंट होता है सर, वो कोई भी नई नई बात सीखता है और उसको वो मतलब जो वो पहले सीखी हुई बात है उसको ना वो थोड़ा सा अलग है, वो भी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, वो नाउन टू नाउन, किसी एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके आप वो प्रिंसिपल के बारे में बता रहे हो, प्रिंसिपल अलग हो गए, लो आपके अलग है थोड़े से। ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे आपका। तो इसमें ये कहता है, इसको हम विचार के नियम से भी जानते हैं। विचार के नियम इसको इसलिए कहते हैं, ये हम प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जब तक टीचर को ये पता नहीं होगा, ठीक है, कि उसके विचार और ट्रेनिंग के विचार एक दूसरे से मैच हो रहे नहीं हो रहे, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे की बातों को समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है, तब तक ये नियम आपका लागू नहीं होगा। तो टीचर जब समझाएगा, जब चीजों को कनेक्ट कर करके बताएगा, तो उससे पता होना चाहिए कि ये चीज बच्चे के लायक है नहीं है, उसके विचार और ट्रेनिंग के विचार एक दूसरे से मैच कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि चीजों को कनेक्ट कर करके आगे बढ़ेगा वो। ठीक है, तो यह कहता है एसोसिएशन का नियम। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉ ऑफ लर्निंग। ये हमने यहाँ तक देख लिया कि जो हमारे जो प्राइमरी नियम थे, थॉर्डॉइड ने अपने नियम को 2 भाग में डिवाइड किया था। एक कहा था उन्होंने प्राइमरी नियम, दूसरे को सेकेंडरी फिर सहायक नियम कहा था। तो प्राइमरी नियम में उन्होंने 3 दिया था। एक दिया था उन्होंने नाम रेडिनेंस का नियम, जिसको हम तत्परता या फिर तैयारी का नियम कहते हैं। दूसरा उन्होंने दिया था एक्सरसाइज या फ्रीक्वेंसी का नियम, जिससे हम अभ्यास या फिर आवृत्ति का नियम बोलते हैं। और तीसरा नियम उन्होंने दिया था इफेक्ट का नियम। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सरसाइज का नियम, तो इसके 2-3 नाम आपके और है। पहला नाम आपका न्यूनेस। क्या है? न्यूनेस। इसका दूसरा नाम क्या आपका? यूज और डिसयूज। यूज और डिसयूज कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे चीजों को क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जो आपके लिए यूजफुल है, जो यूज है, आप उसका बार बार फ्रिक्वेंसी करोगे, बार बार एक्सरसाइज करोगे। पर जो आपके लिए डिसयूज है, जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो, आप उस चीजों को क्या करोगे? स्किप कर दोगे। और जो आपके लिए यूजफुल है, आप उसका बार बार प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो हम इसलिए इसको यूज और डिसयूज के नियम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे आपका तीसरा वाला इफेक्ट का नियम, हम इसको 2-3 नाम से और पूछा जाता है पेपर में आपको। हम इसको लाइक डिसलाइक के नियम से जानते हैं, यानी कि आनंद और पसंद और नापसंद के नियम से जानते हैं। हम इसको प्लेजर और पेन के नियम से जानते हैं, यानी कि आनंद और पीड़ा के नाम से जानते हैं। और लास्ट आपका सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन, यानी संतुष्टि और असंतोष के नियम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके प्राइमरी नियम है थॉर्डॉइक के। क्लियर है?
यस सर। क्लियर है सर, ये क्लियर है। हाँ, ये सेकेंडरी नियम देख लेते हैं। सेकेंडरी नियम में क्या क्या था आपका, तो अभी मैंने आपको सेकेंडरी नियम में बताया आपको मल्टीपल रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कई प्रतिक्रिया का नियम, या फिर बोलते हैं बहु अनुक्रिया का नियम, जिसमें हम एक से ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। जो रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा होता है हम उसको ज्यादा करते हैं, जो रिस्पॉन्स हमारे लिए बेटर नहीं होता हम उसको स्किप कर देते हैं। और फिर अगला क्या था हमारा, एटीट्यूड सेट, या फिर हम बोलते हैं डिस्पोजिशन। इसका नाम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मनोवृत्ति का नियम, या फिर बोलते हैं स्वभाव का नियम। जो हमारे अकॉर्डिंग, स्वभाव के अकॉर्डिंग होगा, हम उसमें ज्यादा अपना जो हमारा लर्निंग का जो रेट है वो ज्यादा रखेंगे। जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे पोजीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए बैरियर पे काम कर सकता है, और जो हमारा लर्निंग रेट है वो हमारा थोड़ा सा डाउन हो सकता है। ठीक है, तो आपका कौन सा है, मनोवृत्ति या फिर एटीट्यूड या फिर डिस्पोजिशन का नियम। अगला क्या था आपका, एसिमिलेशन का नियम, या फिर हम उसको बोलते हैं एनालॉजी का नियम। इसे हम बोलते हैं आत्मसात का नियम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं अनुरूपता का नियम। यानी एक ही प्रॉब्लम अगर आप पहले फेस कर चुके हो, अगर ये प्रॉब्लम आपके पास दोबारा आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम मेरे सामने पहले आ चुकी है। क्यों? क्योंकि ये आपका एनालॉजी से संबंधित, यानी कि अनुरूप है। तो आप उस प्रॉब्लम को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आप उसको दूर कर सकते हो, या फिर आप उसको बेटर से समझ सकते हो। ठीक है, इसको हम आत्मसात का भी नियम कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है, सातवां, पार्टिकल रिस्पॉन्स, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। यानी इसमें उन्होंने ये बताया था कि एक बच्चा है, अगर हम उसको दो दो बताएंगे तो शायद उसको समझ में ना आए, पर अगर हम उसको सामने कुछ खिलौने रख दें, उसको चीजों को तोड़ दें और तोड़ के समझाया कि बेटा ये देखो एक है, ये आपका दो है, ये आपका तीन है, ये आपका चार है, तो शायद वो चीजों को बेटर से समझ जाए वो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर? सर, क्लियर है, यस क्लियर है, सर, क्लियर यस है। सर। हाँ, तो ये हमारा ये चीज हो गया। अच्छा गौरव, मैं एक चीज जानना चाह रहा था। अच्छा, जैसे हम पढ़ाते हैं ना, तो उसमें दो अप्रोच हो सकती है। या तो ऐसा हो सकता है कि हम छोटे छोटे टुकड़ों से आगे बढ़ के एक पूरी पिक्चर, बड़ी पिक्चर बनाए। हाँ, लो तो आपका ये कह रहा है, पर प्रिंसिपल में अभी हम देखेंगे, प्रिंसिपल में अलग कह रहा है। प्रिंसिपल आपका भी ये कहेगा कि हम कंप्लीट से पार्ट की तरफ जाएं, पार्ट से कंप्लीट की तरफ नहीं जाएं। क्यों? आपको अगर आपके दिमाग में जैसे क्या है, प्रिंसिपल आपको क्या कहता है, लो आपका अलग कहता है, प्रिंसिपल आपका अलग कहता है। प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि आप फॉल टू पार्ट की तरफ जाओ, यानी कि संपूर्ण से पार्ट की तरफ जाओ। ऐसा इसलिए बोलते हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए, आपके सामने बोल दिया जाए पेड़ क्या होता है, प्लांट क्या होता है, ठीक है, पौधा क्या होता है, तो आप सीधे उसके पार्ट के बारे में नहीं देखोगे कि उसका जड़ क्या है, उसमें पत्ते कितनी है, उसकी टहनियां कितनी है। अगर आपसे बोले जाए, सीधे आपके सामने जो डायग्राम बनेगा, जो आपके माइंड में पिक्चर बनेगा, पूरे कंप्लीट पार्ट का बनेगा, यानी पूरे पौधे का उसका पिक्चर आपके माइंड में आएगा। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए हैमर, आपसे बोल दिया जाए मोटर क्या होता है, यानी आपके दिमाग में सीधे मोटर की पिक्चर आएगा, या फिर उसके वाइंडिंग क्या आएगा, उसके कंपोनेंट क्या आएगा, उसके वायर क्या आएगा, किसका पिक्चर आपके दिमाग में आएगा। आपसे बोल दिया जाए कंप्यूटर, ठीक है, जो सीएससी वाले उनसे बोल दिया जाए कंप्यूटर, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सोचोगे या उसके कंपोनेंट के बारे में सोचोगे। उसकी मेमोरी होता है आपका, इसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसमें वायर होता है। तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज आएगा? उसका पूरा कंप्लीट पार्ट आएगा, उसके छोटे छोटे पार्ट आएंगे आपके माइंड में। क्या आएगा आपको? कंप्यूटर कंप्लीट पार्ट आएगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये कहता है कि आपको कंप्लीट से पार्ट की तरफ जाना है। जो इनसाइड थ्योरी है वो भी आपका यही कहता है क्या, कि आप कंप्लीट से पार्ट की तरफ जाओ। आपके सामने अगर प्लांट रख दिया गया, पौधा आप लेते हो, नाम पौधा, तो आप उसके टहनिए के बारे में, उसके आप जड़ के बारे में, उसके लकड़ी के बारे में नहीं सोचते, सीधे आपके सामने पूरे पिक्चर का डायग्राम आता है। इनसाइड थ्योरी भी आपका यही कहता है कि आप सबसे पहले पूरे प्रॉब्लम को समझ लो, फिर उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड करो, फिर समझो आप। ठीक है, पर आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये कहता है कि आप कंप्लीट से छोटे की तरफ जाओ, और फिर छोटों को, जो छोटे छोटे पार्ट हो गए उनको जोड़ के फिर आप पूरे प्रॉब्लम को दूर कर दो। फिर आप पार्ट से बिल्कुल और पूरे कंप्लीट की तरफ चले जाओ। दोनों आता है, सबसे पहले आप कंप्लीट से पार्ट की तरफ जाओ, फिर आपका पार्ट जो हो गया फिर उसको जोड़ जोड़ के आप पूरा कंप्लीट बना लो। ठीक है, ठीक है। एक चीज और होता है, एक तो आपका ये भी आ गया, और आपका वो भी आता है सिंथेसिस, फिर आपका नहीं, हाँ, एनालिसिस टू सिंथेसिस, यानी चीजों को आप तोड़ो फिर उसको जोड़ो। अब देखो ये भी आ रहा है आपका, वो भी आ रहा है, दोनों चीज आ रहा है कंफ्यूजन करने के लिए। पहले तो आपका ये कह रहा है सिंथेसिस, चीजों को तोड़ दो, फिर कह रहा है एनालिसिस, कह रहा है उस चीजों को तोड़ दो, फिर कह रहा है सिंथेसिस, उस चीजों को जोड़ दो। तो देखो आप ये भी आ रहा और आपका वो भी पूछ रहा हूँ। अब देखो डाउटफुल है नहीं है, तो आपको नाम के साथ भी जाना है, प्रिंसिपल में आपको नाम भी सिलेक्ट करने हैं।
प्रिंसिपल आपका दोनों कहता है, ये भी कहता है वो भी कहता है, वो भी देखेंगे अभी लेक्चर में। इसके अलावा कुछ और भी आपके नियम है जो आपके यूज होते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं? लॉ ऑफ लर्निंग में। तो आपका है आप रिसेंसी का नियम, यानी नवीनता के नियम, यानी कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जो आपके रिसेंटली आपके आसपास घटी हो, तो आपका उसका जो इफेक्ट होता है ना आपके माइंड पे एक लंबे टाइम तक बना रहता है। आप पढ़ाई करते हो, कल के बारे में आपसे पूछ लिया जाता, आपको याद हो, पर आपसे मैं पूछ लूं 2 महीने बाद पहले आपने क्या पढ़ा था, शायद आपको याद ना हो। ठीक है, तो हम इसको नवीनता फिर नएपन का नियम के भी नाम से जानते हैं। फिर आपका 10वां है प्राइमरी का नियम। ठीक है, तो जो भी काम आप पहली बार करते हो ना, तो आपको पक्का याद रहता है कि पहली बार आपने क्या कहते हैं मल्टीमीडिया फोन कब चलाया था, एंड्रॉइड आपने कब चलाया था, आप पहली बार इंस्टाग्राम में गए थे उस दिन आपने क्या किया था। ठीक है, तो जो जो इवेंट आपके पहले स्टेप से, पहले दिन से आपके माइंड पर असर डालना स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी का नियम या फिर प्राथमिकता का नियम। और तीसरा यहाँ पे आपका 11वां लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि क्या हो रहा है आपकी प्रतिक्रिया की तीव्रता। कोई भी इवेंट जो आपके माइंड पे ज्यादा असर डालती है, इंटेंसिटी ज्यादा होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस पर रिस्पॉन्स आप ज्यादा देते हो। ठीक है, पर अगर कोई कम डालता है आपके इफेक्ट, तो आप उस पर अपना रिस्पॉन्स करते हो, थोड़ा सा उसका लेवल आपका अलग होता है। ठीक है, तो आप अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्स देते हो कभी कभी। अगला आपका ये है लॉ ऑफ पर्पज, उद्देश्य का नियम। हम इसको यूज कहाँ करते हैं, कोई बताएगा इसका यूज कहाँ करते हैं हम? हाँ जी सर। प्रिपरेशन। हाँ, तो हम इसका करते हैं प्रिपरेशन में। क्यों? प्रिपरेशन पर्पज का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब तक आप अपने ट्रेनर्स को बताओगे नहीं, ठीक है, आप किसी चीज को सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, जब तक सीखने वालों को ये पता ही नहीं है कि वो चीज क्या सीख रहा है, क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, आप उसको पहले उसको पता ही नहीं रहेगा प्रिपरेशन में कि किस क्या सीखना है, क्या जो चीज सीख रहा है उसके लिए यूजफुल है या नहीं है। जो चीज आपके लिए यूजफुल होता है, जो आप करंट में यूज करते हो, आप उसमें सीखने के लिए ज्यादा एफर्ट दिखाते हो। तो जो चीज आपके लिए यूजफुल नहीं है, आप उसमें सीखने में अपना एफर्ट कम दिखाते हो। तो सबसे पहले हम उसको पर्पज के बारे में बताते हैं प्रिपरेशन में। जब उसको पर्पज पता चल जाएगा तुम्हारा ये टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एफर्ट दिखाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर 13 नंबर पे आपका कहता है मेच्योरिटी का नियम, परिपक्वता का नियम। तो ये नियम आपसे ये कहता है कि आप जब तक मेच्योरिटी आपके अंदर ना आए तब को आपको ना सिखाया जाए, क्योंकि हर चीज सिखाने का एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग नियम होता है। ठीक है, कि हर बंदे को आप हर चीज सिखा नहीं पाओगे। ठीक है, किसी के अंदर मेच्योरिटी कम होती है, किसी के अंदर ज्यादा होता है। तो जो चीज सिखाना चाहते हो उसको देखना भी है आपको कि उसके अंदर ये चीज सीखने के लिए मेच्योरिटी है या नहीं है। अगर है तो उसको सिखाओ, अगर नहीं है तो जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाए तो उस चीजों को सिखाओ, जिससे उसके बेटर तरीके से उस चीजों को सीख पाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेच्योरिटी या फिर परिपक्वता का नियम बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका हो गया बिलोंगिंग का नियम। कोई बताएगा ये नियम हम कहाँ पे यूज करते हैं, कौन से रीजन में? प्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। कोई और? हाँ जी सर। प्रेजेंटेशन में ही करते हैं सर। ओके, और कहीं नहीं करते? कैसे बोला आपने इसको, किसी और में क्यों? इसके वजह से नहीं कि एक तरह से बिलोंग एक तरह से संबंध बनाता है, तो हम संबंध बनाते हैं प्रेजेंटेशन में इसके अकॉर्डिंग, या फिर कहीं आपने पढ़ा है इसके बारे में? हाँ, यही है कि जब हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तब इसका प्रेजेंटेशन में यूज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। जी जी। ओके ओके। बिलोंगिंग को एसोसिएशन, बिलोंगिंग एसोसिएशन के टाइप हो गया, इसलिए प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ओके ओके। और कोई? हाँ जी सर। तो इसमें आपका वही हो गया एक तरह से संबंध आप बना रहे हो। ठीक है, तो बिलोंगिंग अगर कोई बताएगा इसके बारे में, इसमें होता क्या है, इस नियम को कैसे आप डिफाइन कैसे करोगे? हाँ सर, कोई भी? हेलो, कोई बताएगा इस नियम में क्या होता है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। ये जो आपका 14 नियम है, आपका 14 वाला जो नियम है आपका बिलोंगिंग, ये इस नियम में क्या होता है? बिलोंगिंगनेस, इसमें क्या होगा? जब तक हम अगर हम किसी बच्चे को अगर कुछ सिखा रहे हैं, जब तक वो तब तक अगर वो नहीं सीख पा रहा है, तो अगर हम किसी उस चीज को अगर हम किसी से कनेक्ट करके अगर हम सिखाते हैं, तो बच्चे के माइंड पे काफी लंबे समय तक उसका इम्पैक्ट होता है। तो
तो ऐसे बस हम कह सकते हैं कि उसको हम एक मतलब हम किसी भी लर्निंग में अगर हमें उससे कुछ सिखाना है किसी स्टूडेंट को, तो हम किसी चीज से अगर कनेक्ट करके सिखाएं तो वो बहुत जल्दी सीख सकता है। ओके ओके, ठीक है। और फिर 15 नंबर पे आपसे ये कह रहा है कि एडॉप्टेशन या फिर अनुकूलता के नियम, तो इसमें क्या होता है, तो बताएगा इस वाले नियम में क्या होता है? अडेप्टेशन का मतलब होता है कि अनुकूलन, यानी कि हमने कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग जैसे, तो हमारे को हम अपने कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस, लेकिन हमने क्या किया है कि अडेप्ट कर लिया है। हमने जो ये नया मेथड है लर्निंग का, ये हमने क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया है, यानी कि इसको एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जूम के थ्रू या फिर मतलब ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है उसके थ्रू भी सीख सकते हैं। तो ये लर्निंग का एक तरीका हो गया। ओके, कोई और? जैसे एडेप्टेशन मतलब सर होता है कि अनुकूल, माने कि उस परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। अगर हमें बिल्कुल अच्छा माहौल बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल वही, अगर जैसे हमें आप सपोज करो अच्छा आप कहीं पे परिवेश मिलता है। हाँ, सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, चाहे क्लास में भी हो, ठीक है, तो वहां पे आपके अलग अलग बच्चे हैं क्लास में, अलग अलग चीजें बता रहे हैं, तो जो आपके लिए अनुकूल होगा, जो आपके लिए एडॉप्टेशन होगा, आप उसको अपने कैरेक्टर में संभालोगे, ठीक है। पर जो आपके लिए एडॉप्टेशन नहीं होगा, जो आपके लिए प्रतिकूल होगा, जिससे आप एक्सेप्ट अगर करते हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है और आपका जो एक तरह से नेचर है एक तरह से खराब हो सकता है, ठीक है। तब चीज को क्या करोगे, स्किप कर दोगे। पर जो आपके अकॉर्डिंग है तो आप उस चीजों को एक्सेप्ट कर लोगे और अपने कैरेक्टराइज में उसको एक तरह से स्थान दे दोगे, अपने कैरेक्टर में उसको संभालोगे, ठीक है। फिर लास्ट वाला नियम क्या है आपका, एक का नियम या फिर आपका सिंगुलरिटी का नियम, तो कोई बताएगा इस नियम में क्या होता है? हाँ जी सर, पहले मुझे बता दो ये नियम हम कहाँ यूज करते हैं? हाँ जी सर, ये नियम हम कहाँ यूज करते हैं? लास्ट वाला जो है, बिल्कुल लास्ट में, कोई भी? नहीं पता सर। इवोल्यूशन में करते होंगे सर। बिल्कुल, तो हम इसको टेस्ट या फिर इवोल्यूशन में यूज करते हैं। क्यों? वहां पे एक आगे पर्टिकुलर किसी एक बच्चे का, हाँ, सिंगुलरिटी की बिल्कुल बात करें, आप टेस्ट में बाद वहां पर नतीजा निकालते हो, बिल्कुल सिंगल होता है। आप वहां पे आता है ना आपका, एक होता है एडेड, एक होता है आपका अनएडेड, ठीक है। तो आपसे ये पूछ लेता है कि आपका जो टेस्ट होता है कैसा होता है, टेस्ट आपका क्या होता है, एडेड होता है, अनएडेड होता है, क्या चीज होता है? ये शायद क्वेश्चन करा चुकी है, क्या नाम है, ऋतु मैम, मगर याद हो तो टेस्ट भी ले चुकी है इसके ऊपर। तो अनएडेड मतलब ये होता है कि आप जब टेस्ट चीजों को जो कर रहे हो ना, तो आपको उसमें कोई नहीं बताएगा। एडेड में क्या करेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा, आपको समझाएगा। पर अनएडेड में क्या है कि कोई भी आपको चीज समझाएगा ही, आपको अकेले ही करना है, ठीक है। तीसरे टेस्ट में वहां पर कोई सहयोग नहीं करता। हाँ, एप्लीकेशन में होता है, आपको प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको गाइड कराया जाता है, आपको करेक्ट चीजें बताई जाती है, ठीक है। तो हम वहां पे करा लेते हैं, पर टेस्ट में नहीं होता आपका। तो टेस्ट आपका अनएडेड होता है और हम वहां पे कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलरिटी का नियम यूज करते हैं, ठीक है। यानी एक काकी का नियम वहां पे यूज करते हैं। तो आप आपको सेलेक्ट करना है कि चीजें सही है चाहे गलत है, ठीक है। तो हम इसका यूज कहाँ पे कर लेते हैं, टेस्ट या फिर इवोल्यूशन में हमको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर, थैंक यू। ये जो 11वां पॉइंट है ये बताइए सर एक बार और। 11वां पॉइंट जो था, हाँ, यहाँ पे क्या आपके सिंगुलरिटी, यानी कि एक आगे बिल्कुल एक चीज है, ठीक है। आपका क्या होता है, आप अपने माइंड देखो, आपका जो माइंड है, ठीक है, आपके माइंड हमेशा एक चीज, एक टाइम पे एक ही चीज को कैच करेगा। अगर 10 चीज बताया जाए कि चीज भी आपको, अगर 10 आपके सामने 10 कैमरे चला दिए जाए, 10 टीवी आपके सामने स्टार्ट कर दिए, 10 लेक्चर आपके सामने स्टार्ट हो जाए, तो क्या आपका माइंड 10 चैनल को कैच करेगा या फिर एक चीज को कैच करेगा? मुझे ये बताओ सर। तो सिंगुलरिटी का मतलब आपका नियम ये कहता है कि आपका माइंड एक समय पर एक ही वस्तु को एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा उसको, ठीक है। तो इसलिए किसी भी जो ट्रेनिंग है आपको, उसको एक समय पर एक ही एक्टिविटीज करने के लिए सिखाया जाए, एक ही चीज, एक ही वस्तु को उसको फोकस करने के लिए बताया जाए। आपका लेक्चर यहाँ पे हो रहा, आप फोकस कहीं पे और कर जाओ, ठीक है। तो आपका सिंगुलरिटी के अंदर नहीं आएगा। सामने आपको पढ़ाया जाए तो आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड, खुद साइकोलॉजी कहता है कि आपका माइंड एक टाइम पे एक ही चीज को बेस्ट तरीके से कैच कर सकता है, ठीक है। तो आप बेटर चीजों को बेटर तरीके से समझते हो, हम इसको बोलते हैं सिंगुलरिटी का नियम, एकाकी का नियम। आपका माइंड एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करेगा, चीजों को बेस्ट तरीके से लर्निंग करेगा। क्लियर है? जो 11वां पॉइंट था वो बताना, 11। हाँ, आपका इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें प्रतिक्रिया की तीव्रता, अब देखो तीव्रता, यानी कि सपोज करो अभी क्या चीज है आपका, सॉरी चिड़िया उड़ रही है। इसमें क्या है आपका, इसमें ये बताया गया इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स।
अब देखो, मैं आपको यहाँ पे 10 चीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, 10 बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पर जो चीज आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, तो आप उसका रिस्पॉन्स क्या लेट दोगे या जल्दी दोगे, लेट दोगे या जल्दी दोगे, ये बताओ। जल्दी। आप उसमें रिस्पॉन्स दोगे ना, आप रिस्पॉन्स दोगे, आपने सीखना चाह रहे हो, तो क्या पता है मैं उसके बारे में आपको और बताऊं। पर मैं आपको 10 बातें बताया, 10 बात में से आपको 5 आपके लिए यूजफुल था, आपके लिए 5 नहीं था। तो आप क्या करोगे, जो आपकी इंटेंसिटी है, जो आपका रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया के देने की जो तीव्रता है, वहां पे कहीं नहीं क्या आप कम रिस्पॉन्स करो। क्यों? आपके लिए वो चीज यूजफुल नहीं है, तो आप उसको इतना रिस्पॉन्स नहीं दोगे। आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्या पता जो ट्रेनर आपको या फिर इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ा रहा है उस चीजों को आगे वो रिपीट ना कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए यूजफुल होगा आप अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वहां से रिस्पॉन्स दोगे। आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आप करीब उसमें अपना रिस्पॉन्स देने के लिए कहीं पीछे हट जाओगे। क्लियर है? क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। क्या पढ़ते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग बताया गया है। इसमें आपको ये बताएगा कि पहला चीज क्या है आपका, लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम सिचुएशन, यानी कि जो आपका स्टिमुलेशन, अगर आपका जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस आपका अगर बेस्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो सीखना है, जो आपकी लर्निंग है वो बेस्ट नहीं होगी। इसका कोई समझाएगा, एग्जांपल देगा क्या होता है ये चीज? हाँ सर, को ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लिया जैसे मोटिवेशन है, मोटिवेशन एक प्रकार का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। वो आपको क्या करता है, वो आपको एक तरीके से उत्तेजित करता है कि आप नई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो। तो अगर आपका मोटिवेशन अच्छा नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जानकारी आप दे रहे हो वो क्या होगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसको अच्छे तरीके से, उसको एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे हम क्या करते हैं कि नॉर्मली हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं आते ही सार, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे सामने श्रोता होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको उतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप उनको स्टिमुलेट कर देते हो, अगर आप उनको मोटिवेट कर देते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट यानी कि स्टिमुलेट हो जाता है। स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि उसको ये पता लग जाता है कि ये जो जानकारी है ये कहीं ना कहीं उसके काम आ सकती है, ये कहीं ना कहीं उसको बेटर बना सकती है। तो स्टिमुलेशन क्या होता है, स्टिमुलेशन यही होता है कि जब आप उसको उत्तेजित करते हो तो जितना अच्छा वो उतने जितने अच्छे तरीके से वो मोटिवेट होगा उतनी ही बढ़िया उसकी लर्निंग होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मोटिवेट करें। आप ट्रायल और एरर की फोकस करो। उसमें क्या है, आपके सामने क्या है, स्टिमुलस रखा हुआ है ना, उसमें उसको देख के वो लड़की, वो जो उसमें जो कैट है, जो बिल्ली है, उसमें वो अपना एफर्ट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। अगर उसके सामने स्टिमुलस नहीं रखा होता, ठीक है, तो अपना कहीं जो उसका एफर्ट है वो अच्छे से नहीं दिखा पाती, उसे खाना नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। तो जब आपके सामने उत्तेजना ना हो, आपके सामने कोई टारगेट ना हो, जब आपके सामने कोई टारगेट नहीं, आपके सामने कोई स्टिमुलस नहीं रखा हुआ है, तो आपका जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं आपका बेस्ट नहीं होगा। तो जब तक आपको टारगेट नहीं पता होगा आप उसको प्राप्त अच्छे से सही टाइम पे नहीं कर पाओगे। अभी मैंने बता दिया आपका पेपर 2 महीने बाद नहीं होगा, आपके सामने कोई स्टिमुलेशन है ही नहीं, रखा हुआ ही नहीं है, कुछ है नहीं, आपका कोई गोल है नहीं, तो अपना जो एफर्ट है, जो आपका लर्निंग जो प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं अपना यूजफुल वहां पे कम दिखाओगे। क्लियर है? अब दूसरा क्या आपका एक्टिविटी, लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी। आपके अगर लर्निंग के लिए आपको एक्टिविटी करना ही करना है, चाहे आप एक्टिविटी करोगे, आपको कोई चीज है, आपको टारगेट प्राप्त करना। अभी मैंने बताया था लर्निंग के जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, थर्ड स्टेप तो हमारा एक्टिविटी होता है। जब आप एक्टिविटी करोगे ही नहीं तो आपका जो लर्निंग है वो सही से बेस्ट नहीं हो पाएगा, आप अपने गोल को सही से प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो प्रिंसिपल आपका लर्निंग ये कहता है कि आपको एक्टिविटी के बिना आप लर्निंग को बेस्ट तरीके से सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो सीखने के लिए आपको एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एक्टिविटी आपको करना ही करना है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या आपका लर्निंग बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है। आप देखो, अभी आप 5वीं क्लास में थे, ठीक है, 5वीं क्लास से आप 6ठी क्लास में गए, 7वीं क्लास में गए, 8वीं क्लास में गए, तो 8वां 5वां 7वां क्लास जो भी है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। आप कुछ सीखा, आपने 7वीं क्लास में सीखा, 8वीं क्लास में गए तो 8th क्लास में आपने 7th क्लास के कुछ तो क्वेश्चन आपको पता होगा ना, उसी को थोड़ा सा डेवलप किया गया है। आप 10th क्लास में थे, 10th से 12th में गए तो उसी का थोड़ा सा डेवलप है। आपने ITI किया, आपने वहां पे नॉलेज ले लिया, अब यहाँ पे आप स्किल लेने आ गए हो। तो कहीं ना कहीं जो आप चीज पढ़े हो, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आप उसी से तो एक तरह से आधार बना के आप आगे बढ़ रहे हो। यानी जो आपका नाउन है, आप उसे नाउन से आप किसकी तरफ जा रहे हो, ज्ञान से आप अज्ञात की तरफ से जा रहे हो। जो आपको पता है उसकी तरफ से आप उसको अपना एक तरह से फाउंडेशन बना रहे हो, आप उसको बेस बना के आगे बढ़ रहे हो। तो शायद मैंने जब क्वेश्चन आपको कराया था पिछले साल का जो 2018 का पेपर था, तो उसमें भी आपसे पूछा गया था
कि लर्निंग बेस्ड किस पे होता है, तो लर्निंग बेस्ड आपका होता है पास्ट एक्सपीरियंस पे। ठीक है, आप अपने पिछले एक्सपीरियंस को आधार बना के चीजों को सीखते हो। अगर आप 7वीं क्लास नहीं पढ़ो, सीधा आपको एडमिशन अगर 10वीं क्लास में करा दिया जाए, तो क्या आप वहां पे बेस्ट तरीके से सीख पाओगे? क्या सीधे आपको CITS में एडमिशन दे दिया जाए, आपको ITI ना कराया जाए, तो क्या चीजों को बेस्ट तरीके से समझ पाओगे? हाँ जी सर। नहीं सर। तो ये आपका ये होता है लर्निंग बेस्ड। सबके लिए आपको चाहते हो पास्ट एक्सपीरियंस का आप एक तरह से आधार बनाते हो, और उसी आधार पे जो चीज आपको पता नहीं है आप उसको सीखने की कोशिश करते हो। क्यों? आपको बेसिक क्लियर हो गया। जब आपका बेसिक क्लियर हो गया तो आपको आगे बढ़ने में किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आपका जो पांचवा आपका ये कह रहा है कि इफेक्टिव लर्निंग इज द एसेंशियल फॉर रेनफोर्स्ड ऑफ लर्निंग, यानी कि आप अगर चाहते हो बेस्ट चीज तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक तरह से ये इसका कोई बताएगा हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एसेंशियल को? जरूरी। जी सर, जरूरी। तो आपको जब तक कारण पता नहीं है, ठीक है, आपको जरूरी पता नहीं, आपको रीजन पता नहीं, कारण नहीं है, तो आपका शायद अपने वो पढ़ा होगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें आपका रेस्पॉन्डमेंट आपका यूज किया गया उसमें। ठीक है, इसलिए यूज किया गया है कि आप जब तक आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको जब रिस्पॉन्स मिलेगा आप उसमें अपना एफर्ट बहुत ज्यादा दिखाओगे, आपने कोई काम किया। ठीक है, अगर आपको शाबाशी दी जा रही है, आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप बेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने चीजों को और तरीके से और अच्छे से करोगे और बेस्ट तरीके से करोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आपको लर्निंग के लिए इसको गौरव, हाँ सर, गौरव इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसने कहा ना कि इफेक्टिव लर्निंग इज इसेंशियल, यानी कि इफेक्टिव लर्निंग बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए? री इन्फोर्समेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर ये आप चाहते हो कि आपकी जो लर्निंग है वो एक कॉन्क्रीट बेस बनाए, वो एक परमानेंट आपके माइंड में एक क्या कहते हैं कनेक्शन सेट करे, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इफेक्टिव लर्निंग जरूरी है, यानी कि आप अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाए। तो इसका ये मतलब है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वेरी गुड। अगला देखते हैं, इसके और भी कुछ नियम है आपका। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है लर्निंग रिक्वायर्ड अवेयरनेस ऑफ पर्पस। ठीक है, यानी कि आपसे ये बताया गया है कि उद्देश्य की जागरूकता की आवश्यकता है। अगर आप एक तरह से अवेयरनेस नहीं हो, यानी कि जो आपके जो सेंसेस होते हैं ना आपके, उसके अवेयरनेस को क्या कहते हैं? सेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसेशन कहते हैं। जब आपका जो अगर आपके सेंसेस जो आपके ऑर्गन है अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो एक्टिवेट को हम क्या बोलते हैं? सेंसेशन कहते हैं। तो उसमें ये बताया गया है कि जो आपका जो एक तरह से जो पर्पज है, जो आपका उद्देश्य है, उसके प्रति जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। अगर आप एक तरह से आप कोई टारगेट प्राप्त करना चाहते हो, उसके टारगेट को प्राप्त करने के लिए आप एक तरह से अवेयरनेस नहीं है, एक तरह से जागरूक नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो लर्निंग इफेक्ट है, तो आप उसको चीजों को बेस्ट तरीके से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, 7वें नंबर पे ये कह रहा, ये क्वेश्चन शायद जब हमने क्वेश्चन किया था वहां पे 50 क्वेश्चन पिछले साल के, तो उसमें पूछा गया था, उसमें इसमें आपसे ये पूछा गया है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा जो लर्निंग है बिल्कुल बेस्ट हो, कैसे हो? बिल्कुल इफेक्टिव हो, बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि जो हम एक टाइम पे जो पढ़ाई कर रहे हैं हम उसको क्या करें? कंटिन्यूअस इवोल्यूशन करते रहे, हम उसको कंटिन्यूअस जांच करते रहे। इसलिए तो लास्ट में हम टेस्ट लेते हैं। हम फॉर्मेटिव टेस्ट किस लिए लेते हैं? कि हम हर महीने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे ने क्या गेन किया, क्या चीज सीखा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन या कंटिन्यूअस उसका हम टेस्ट लेते हैं, जिसके वजह से जो हमारा लर्निंग होता है बिल्कुल यूजफुल होता है, बिल्कुल इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो सातों आपका ये चीज हो गया कि आप चीजों को सीख रहे हो। अगर टाइम पे आपको उसको चेक करते रहो, आप उसका टेस्ट लेते रहो, तो जो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, जो आपकी लर्निंग है, इफेक्टिव तरीके बिल्कुल बेस्ट तरीके से होगी। 8वें में आपका क्या कह रहा हूँ? 8वें में आपका ये कह रहा है कि जो आपका जो लर्निंग है आपका बेस्ट तभी होगा कि जब आपने चीजों को सीखा। क्या? आपने चीजों को सीख लिया, और सीखने के बाद अगर आपने अगर यूज नहीं किया, मैंने आपको प्रिंसिपल बता दिया, मैंने आपको प्रिंसिपल ये बता दिया कि ये प्रिंसिपल यहाँ यूज होता है, ये प्रिंसिपल यहाँ यूज होता है, पर आप चीजों को समझ तो गए, पर आपने अगर उसको अप्लाई नहीं किया, आपने उसका एप्लीकेशन नहीं किया। आपका जो बूम्स टैक्सोनॉमी है वही तो कहता है कि आप जो चीजों आपने जो सीखा है आप उसको एप्लीकेशन में यूज करो। जब उसको आप एप्लीकेशन में यूज करोगे, अपनी निजी लाइफ में यूज करोगे, तो जो आपका जो लर्निंग है वो बेस्ट तरीके से होगा और अच्छे से होगा। आपने सीख लिया, आपने उसको यूज नहीं किया, जब आपने यूज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके माइंड से स्किप होता चला जाएगा। तो आप चाहते हो कि आप जो लर्निंग कर रहे हो बिल्कुल बेस्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है? जो चीज आपने सीखा है उसको अपने यूज में लेना है, उसको अपने एप्लीकेशन के साथ यूज करना है उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। क्लियर है सर? हाँ, क्लियर है। 9 आपका जो प्रिंसिपल ये कहता है लर्निंग का, तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको स्किल प्राप्त करना है, ठीक है, स्किल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहते हो बेस्ट तरीके से स्किल प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका एक तरह से बार बार उसको रिपीटिशन करता है, फिर क्या करते हैं, उसको अटेंडिंग करता है, उसको बिल्कुल एक तरह से पुनरावृत्ति, उसको बार बार आवश्यक है। स्किल है तो हम रिटेंशन के लिए क्या करते हैं, हम वहां पे फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं, हम रिसेंसी का नियम यूज करते हैं, हम वहां पे एक तरह से कौन सा यूज करते हैं, इसके अलावा पता है किसी को रिटेंशन के लिए? हाँ, हम वहां पे करते हैं एसोसिएशन का नियम यूज करते हैं, जिससे जो हमारा रिटेंशन पावर है वो बेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं जो हमारा स्किल है, क्या है हमारा जो स्किल है, अगर हम चाहते हैं बेस्ट तरीके से हो, तो हम उसको बार बार क्या करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। क्या करते हैं? बार बार उसका रिपीटेशन करते हैं, बार बार उसका हम पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे हमारा जो स्किल है बिल्कुल बेस्ट तरीके से सीखते हैं हम, जो हमारा लर्निंग होगा फिर बेस्ट तरीके से होगा। और फिर लास्ट पॉइंट आपसे ये कह रहा है, लर्नर लर्न एट डिफरेंट रेट से। तो हर क्लास में क्या होता है, हर किसी का आईक्यू लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। हर किसी का आईक्यू लेवल जब अलग अलग है, तो भाई वो अपने हिसाब से तो समझेगा। किसी का दिमाग अगर कम है, किसी का दिमाग ज्यादा है, किसी का बेसिक क्लियर है, किसी का बेसिक क्लियर नहीं है, और कोई हाई फाई हो रहा है, तो हर किसी का जो रेट है, जो सीखने का जो रेट है, सबका अलग अलग होगा, सबका सेम होगा, सबका अलग अलग होगा। तो इसलिए क्लास में भले में एक ही टीचर पढ़ाता है, पर हर बंदा अपने डिफरेंट डिफरेंट रेट के साथ ही सीखता है। क्यों? सबका जो बेसिक है सबका अलग अलग है। तभी तो हम बोलते हैं जो हमारा एप्टीट्यूड होता है, हमारा कैसा होता है, इनहेरिट या फिर पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो जो हमारे कुछ हमारे पेरेंट्स वगैरह से मिलता है, और कुछ हमारा नेचुरल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, एप्टीट्यूड सबका अलग अलग होता है, जिसके वजह से हमारा जो लर्निंग का जो रेट है वो भी हमारा अलग अलग हो जाता है, भले भी टीचर हमें एक ही क्यों नहीं पढ़ा रहा हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा आज का टॉपिक यही था कि लर्निंग क्या होता है, लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग क्या होता है। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि लॉ ऑफ टीचिंग क्या होता है, टीचिंग में कौन कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं, टीचिंग किसे कहते हैं, टीचिंग हमारा केस होता है या फिर हमारा इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या इफेक्ट कौन सा है और आपका केस कौन सा है, आपका प्रभाव कौन सा है और आपका कारण कौन सा है, टीचर क्या प्रभाव है या फिर रीजन है, क्या है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, हम दो चीज पढ़ते हैं क्या, एक हमने पढ़ा प्रिंसिपल और एक हमने पढ़ा लॉज, यानी हमने नियम पढ़ा और एक हमने सिद्धांत पढ़ा। तो सिद्धांत क्या कहता है आपका और नियम आपका क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, कल मुझे हर कोई बताएगा कि प्रिंसिपल आपका क्या कहता है और हमारा जो नियम है ये क्या कहता है। आपको एक वर्ड में जवाब देना है, व्हाट वाई जो यूज करते हैं ना, तो ऐसे आपको एक वर्ड में जवाब देना है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपके सामने आ जाएगा हाउ, व्हाट, व्हेन, और ऐसे करके आपके ऑप्शन आ जाएंगे और आपको क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि लॉ ऑफ लर्निंग या फिर आपका दे दिया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इसमें से क्या बताता है आपका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आज है, आप इसके बारे में पढ़ के आना, मुझे कल के लेक्चर में बताना, नहीं होगा तो फिर आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और जाते जाते एक पोएट्री सुन के जाओ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू। प्रेम सर, आज बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आज क्लास में सन्नाटा है, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा। आज मिश्रा मैडम भी नहीं बोल रही। आज देखिए, आज खाना नहीं खाया आज सर है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। क्यों खाना नहीं खाया आज आपने? खाना खाया था सर। तो फिर सर इधर थोड़ा नेटवर्क इशू था, तो काफी मतलब आवाज आपकी बहुत ज्यादा अच्छे से आ नहीं पा रही थी मेरे पास, तब तो इसलिए मैं कुछ बोली नहीं, बस सुन ही रही थी। हाँ, तो आप उस दिन बोल रहे थे ना कि अगले क्लास में मैं टावर के ऊपर चढ़ के फिर अपना लेक्चर लूंगी। मैंने नहीं बोला था सर, आपने बोला था मैं लूंगा। मैं तो टावर के ऊपर ही बैठा हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा झोपड़ा बनाया है मैंने, उसी के अंदर बैठ के ले रहा हूँ मैं, क्योंकि बारिश हो रही है। सर हॉस्टल के बाहर तो निकलने नहीं मिलेगा और पास में कोई टावर नहीं है, और यहाँ बारिश हो रही है कंटिन्यू सर, तो इस वजह से नेटवर्क इशू हो गया थोड़ा सा। ओके ओके,
आपकी आवाज हम सुन रहे थे बट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। गीता मैडम तो बोल ही नहीं रही आज बिल्कुल भी। गीता मैम, हेलो, बोल जाओ मैम, बोल जाओ, बोल दो, चिप्पी तोड़ दो, बोल जाओ। प्रेम सर ने तो शायरी भी सुना दी आपके लिए, बोल जाओ अब मोटिवेट करने के लिए। क्या हो गया आज बोल नहीं रही बिल्कुल भी लड़की है। चलो ठीक है फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।